फग्गन सिंह कुलस्ते, आप इस नाम इस चेहरे से वाकिफ होंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे फग्गन सिंह कुलस्ते की कसक की। जी हां, क्या वजह है कि आज ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं? हालांकि ये सियासत है और सियासत में कुछ भी मुमकिन है। फग्गन सिंह कुलस्ते प्रमोशन चाहते थे लेकिन नहीं मिला। इसके बाद कुलस्ते टीम मोदी का हिस्सा नहीं बने। यह बड़ा खुलासा खुद फग्गन सिंह कुलस्ते ने किया है। कुलस्ते चाहते थे कि वे अटल जी की सरकार से लेकर 2 बार मोदी की सरकार में यानी कुल 3 बार केंद्र में राज्य मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में अब उनका प्रमोशन होना चाहिए। अपनी इसी मांग की वजह से कुलस्ते इस बार मंत्रिमंडल में नहीं है। मध्य प्रदेश के एक बड़े आदिवासी नेता का यह खुलासा राजनीतिक रूप से बेहद अहम है। आज इसी पर बात करेंगे। जो कुछ कुलस्ते कह रहे हैं उसे अलग अलग एंगल से समझने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा और इसके बाद क्या कुछ चीजें चल रही हैं सियासी गलियारे में उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन कई सवाल सियासी गलियारे में इस वक्त सामने आ गए हैं जब से बयानबाजी और जब से ये तस्वीरें सामने आई हैं। अब आखिर इसके पीछे की वजह क्या है उसे भी टटोलने की कोशिश करेंगे। बहरहाल फग्गन सिंह कुलस्ते को मंत्रिमंडल में जगह न मिलना और उसके बाद उनके बयान जो सामने आए हैं वे अलग अलग जो सियासी माहौल है अलग अलग तरीके से इस बयान पर अटकलें लगाई जा रही हैं। और ये सब खास हो जाता है क्योंकि केंद्र में इस बार एनडीए की सरकार है और प्रधानमंत्री एक बार फिर यहां पर, और इसके साथ साथ अब जो चीजें चल रही हैं उसे लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष को भी एक बड़ा मौका निश्चित तौर पर मिल जाएगा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे आपका परिचय कराते हैं। तनुज दीक्षित जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजीत सिंह भदौरिया, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनुराग सर, आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ चीजें चल रही हैं जब से फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम मंत्रिमंडल में नहीं आया, उसके बाद जो बयानबाजी हो रही है या जो दर्द है जो निकलकर सामने आ रहा है उसे किस तरीके से देखा जा रहा है? देखिए, 2 दिनों में 2 महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं। शनिवार को फग्गन सिंह कुलस्ते जब निवास पहुंचे थे और वहां पर जब उनका स्वागत समारोह हुआ तो निकलते निकलते उन्होंने ये बात कही कि वो 3 दफे से केंद्र में राज्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं और स्वाभाविक तौर पर उनका प्रमोशन होना चाहिए। चूंकि बीजेपी का आदिवासी वोट बैंक पर और आदिवासियों पर बहुत फोकस रहा है तो एक क्लेम कह सकते हैं या एक दावा कह सकते हैं उनका बड़ा स्वाभाविक तौर पर बन रहा था। दूसरे दिन क्या होता है कि शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री का जिम्मा संभाला है, वो दिल्ली से ट्रेन में निकलते हैं। जगह जगह पर उनका स्वागत किया जाता है। फिर वो जब भोपाल पहुंचते हैं तो पता लगता है कि अकेले वो नहीं, सारे 6 मंत्री जो मध्य प्रदेश के कोटे से केंद्र सरकार में मंत्री बने सबको बुलाया गया, लेकिन आए 4। और स्वागत ऐसा लगा जैसे विदिशा के सांसद का भोपाल में बतौर भोपाल सांसद स्वागत हो रहा है। पूरा भोपाल सड़कों पर उमड़ आया है। बीजेपी की तरफ से 65 से ज़्यादा मंच बनाए गए थे शहर भर में। जब दिल्ली से निकले तब भी मध्य प्रदेश की सीमा में घुसते हुए जगह जगह पर, चाहे वो मुरैना हो, ग्वालियर हो, बीना हो, हर जगह पर उनका भव्य स्वागत किया गया। ये तस्वीरें थोड़ी चौंकाने वाली थी क्योंकि अमूमन बीजेपी में हमने ऐसा देखा नहीं है। अब अगर राजनीतिक विश्लेषकों से बात करें तो सबका एक ही आकलन है कि चूंकि इस बार बीजेपी 272 यानी बहुमत के आंकड़े पर नहीं पहुंची है तो जो स्वर हैं पहले सुनाई ज़्यादा नहीं देते थे, फिर चाहे वो फग्गन सिंह कुलस्ते का हो, चाहे प्रतीकों में अपनी बात कहने का शिवराज सिंह चौहान का अंदाज हो, एक असर्ट करने वाली बात होती है ना कि मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि मैं ये हूँ। तो इन तस्वीरों को, इन प्रतीकों को जो सियासी जानकार हैं वो इसी रूप में देख रहे हैं। अमृत, बिल्कुल सही आपने कहा। और हमारे साथ 2 और मेहमान हैं, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस प्रवक्ता। आपके पास भी आएंगे तनुज जी और अजीत जी, लेकिन उससे पहले फग्गन सिंह कुलस्ते ने क्या कुछ कहा, यह बयान बेहद खास है, आपको एक बार सुनाते हैं। मैंने इसलिए साफ मना कर दिया। मैंने कहा राज्य मंत्री हम 4थी बार बने, अच्छा नहीं, कैबिनेट अगर हो सकता है तो ठीक है, इंचार्ज हो जाए। और इसलिए मैंने कहा कि कोई ऐसा मेरे मन में कोई नहीं, मैंने बहुत मंत्री रहा 3 बार, और इसलिए मैंने साफ तौर से कह दिया। तो सवाल कई हैं। तनुज जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले अजीत जी, आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे आप? अमृत जी, आदरणीय अनुराग जी ने वस्तुस्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। इस समय देश के अंदर जो पिछले 10 साल से स्वर सुनाई देता था कि मोदी सरकार, ना तो भाजपा की सरकार, ना जनता की सरकार,
ना देश की सरकार, सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार, और उस मोदी सरकार के दो खेवनहार, नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित शाह, सिर्फ दो लोग खेवनहार। परंतु इस देश को और इन सब लोगों को ये धन्यवाद आदरणीय राहुल गांधी जी को देना पड़ेगा कि इस देश में जो लोकतंत्र था, उस लोकतंत्र को भले ही हमने बहुमत का आंकड़ा इंडिया अलायंस ने न छू पाया हो कांग्रेस के नेतृत्व में, परंतु इस देश में जो मोदी सरकार का अहंकार था, उस अहंकार को चकनाचूर कर दिया और इस देश में एक जनता की सरकार आई। उसके परिणाम स्वरूप आप पिछले समय से देखेंगे, जब से लोकसभा के परिणाम आए, एनडीए के नाम से सरकार को जाना जाने लगा और उसी का परिणाम है कि जिसके साथ अन्याय हो रहा है वो अपने अंदर की आवाज को आम जनमानस के बीच में लेके चला आ रहा है। तो ये सब कुछ हुआ है आदरणीय राहुल गांधी जी की मेहनत से, जो उन्होंने संविधान बचाने की शपथ ली थी, वो संविधान के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक वो पैदल चले थे 4,500 किलोमीटर की, उसी का परिणाम है आदरणीय अमृत जी। तो यहां तक फग्गन सिंह कुलस्ते जी की बात है, फग्गन सिंह जी के साथ तो हमेशा से अन्याय होता चला आया। वो तो अगर देखा जाए मध्य प्रदेश के अंदर उनका इतना बड़ा कद है कि उनको निश्चित रूप से मुख्यमंत्री होना चाहिए था, परंतु भारतीय जनता पार्टी का अहंकारी नेतृत्व नहीं चाहता कि कोई भी राजनेता उभर के उनके इक्वलेंट आए, सामने आए। आप मुझे बताइए, 3-3 बार के सांसद को, 3-3 बार के राज्य मंत्री को आप इतने वरिष्ठ आदिवासी नेता को आप राज्य मंत्री बना रहे हैं, और जो पहली बार जीत के आ रही हैं स्मृति ईरानी जैसी, उनको उठा के कैबिनेट मंत्री बना रहे हैं, एचआरडी पोर्टफोलियो दे रहे हैं, महिला बाल विकास दे चले जा रहे हैं। ये कहां का न्याय है? वो क्या बहुत बड़ी विद्वान थी क्या? मेरे को लगता है कि वो 12वां पास थी या फेल थी, ये उनको डिग्री पता नहीं कौन क्या बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा, ये सबको पता है। परंतु जो राजनीतिक रूप से योग्य व्यक्ति, जिन्होंने जनता के बीच में, जनमानस के बीच में हमेशा रह के अपनी योग्यता को प्रमाणित किया है, फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे राजनेताओं को सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का अहंकारी नेतृत्व पचा नहीं पा रहा है कि कोई इतना बड़ा आदिवासी नेतृत्व निकल के बाहर आए। आदरणीय अनुराग जी ने बिल्कुल बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि आप देखिए, शिवराज सिंह जी जब उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, चू नहीं बोल पाए, चू। और अब आकर आप राजधानी में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। वो शक्ति प्रदर्शन, अमृत जी, अनुराग जी नहीं कह पाए, मैं कह देता हूं, वो शक्ति प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ अकेले शिवराज सिंह जी का था। फिर जैसे ही शिवराज सिंह जी का कार्यक्रम जारी होता है, उसके बहाने 5 अन्य केंद्रीय मंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बुला लिया जाता है, जिससे ऐसे लगे कि अकेले शिवराज सिंह का शक्ति प्रदर्शन नहीं है, सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के केंद्रीय मंत्रियों को बुलाया अजीत जी, लेकिन तो अच्छी बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान के साथ आपकी हमदर्दी है, ये काबिले तारीफ है। तनुज जी, आप नहीं, मेरी कोई हमदर्दी नहीं है शिवराज सिंह जी के साथ, मेरी हमदर्दी है फग्गन सिंह कुलस्ते जी के साथ। मेरी हमदर्दी कोई शिवराज सिंह जी के साथ नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि शिवराज सिंह जी को, राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस देश में जो मोदी और अमित शाह की सरकार चलती थी, उसको एनडीए में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रूप में लाया, जिससे शिवराज सिंह जी अपना ये प्रदर्शन कर पा रहे। ठीक है अजीत जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी के साथ तो है ना? बिल्कुल है। किसी के अधिकार मारे जाएंगे, कोई योग्य व्यक्ति को अगर उसके इक्वलेंट पद ना दिया जाएगा, उसकी योग्यता के अनुसार उसको सम्मान ना दिया जाएगा, तो हर किसी की होगी, आपकी भी होगी, हमारी भी होगी, क्योंकि हम भी इस मध्य प्रदेश के निवासी, हम भी चाहते हैं एक अच्छा आदिवासी नेतृत्व। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अनुराग सर आपके पास आएंगे, लेकिन तनुज जी, आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट आपका भी, ये सब जो चीजें चल रही हैं या जिस तरीके से अजीत जी अपनी बातें रख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अमृत, देखिए अजीत जी जिस तरीके से बता रहे हैं, मुझे लगता है कि ये इतना अन्याय और इतना पीड़ा जिस तरीके से बता रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे बता रहे हैं कि फग्गन सिंह जी कुलस्ते जो है मुख्यमंत्री बनना चाहिए थे, तो उसके लिए निवास से चुनाव जीतना भी बहुत आवश्यक था। देखिए, विधानसभा के चुनाव के परिणाम सबके सामने हैं और सबको पता है कि चैन सिंह वरकड़े जो है इस समय निवास से विधायक है, वो चुनाव हार गए थे। खैर, निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से मेरा आकलन है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने 7 सांसदों को इस बार प्रदेश में विधानसभा चुनाव में उतारा था। सभी को ये बात पता है, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री भी थे, उनमें से एक फग्गन सिंह कुलस्ते जी भी थे। तो
वो 3 जो केंद्रीय मंत्री थे उनमें से सिर्फ फग्गन सिंह कुलस्ते जी जो है वही चुनाव हारे थे। हालांकि चुनाव हारने के बाद में 2 सांसद चुनाव हारे हैं, गणेश सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते, और दोनों को दोबारा जो है विधानसभा में चुनाव हारने के बाद पार्टी ने सांसद के लिए मौका दिया, दोबारा से चुनाव लड़ने और संसद में जाने का मौका दिया। तो निश्चित रूप से बड़ा आदिवासी चेहरा है फग्गन सिंह कुलस्ते जी प्रदेश से, और निश्चित रूप से ये भी सबको पता है कि अटल जी की सरकार में भी वो ट्राइबल मिनिस्टर रहे हैं, मोदी सरकार में भी परिवार कल्याण राज्य मंत्री और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील उनके अंडर में रहा है। तो निश्चित रूप से इस बार जो उनकी जो भी चाहत रही होगी अमृत, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बड़ी रही होगी। लेकिन वहीं एक उदाहरण भी है इस देश में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए की सरकार है। तो निश्चित रूप से देखिए, एक नाम मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा जो माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी केंद्रीय मंत्री एमओएस रहे, श्रीपद यस्सो नायक, जो कि गोवा नॉर्थ से 6 टर्म सांसद है, वो भी अटल जी की सरकार में राज्य मंत्री रहे हैं। और वो दोबारा मोदी सरकार में भी 10 साल मतलब मोदी 1.0 मोदी 2.0 दोनों गवर्नेंस में एमओएस थे, और इतने सीनियर लीडर होने के बावजूद भी उन्हें इस बार फिर से एमओएस में ऊर्जा मंत्रालय मिला है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट पावर एंड एनर्जी। तो देखिए, इस तरीके से उनका भी मैं ये इसलिए यहाँ पक्ष बात रख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर व्यक्ति अपनी चाहत नहीं रखता है, और निश्चित रूप से जो अभी कमेंट फग्गन सिंह कुलस्ते की जो के द्वारा हुआ है, वो निश्चित रूप से हम लोग यहाँ चर्चा के लिए उस पर बैठे हैं। बिल्कुल। अजीत जी आ रहे हैं आपके पास, लेकिन उससे पहले अनुराग जी, आप किस तरीके से देखते हैं? तनुज जी या अजीत जी को आपने सुना, और इसके साथ मेरा एक सवाल ये भी है कि इम्पैक्ट की बात की जाती है, क्या फर्क पड़ता है अगर वे नाराज हैं या नाखुशी जो है, भले ही वे इसका इजहार न करें, लेकिन फर्क कितना पड़ेगा? अमृत, मुझे लगता है वो शायद हमारी स्टोरी अगर पब्लिश हो गई और अजीत भाई वो देख लेते, तो जो उन्होंने सवाल कहा कि मैं शायद जो बात ना कह पा रहा हूं वो हमारी कहानी में, जी अगर वो कहानी दिखा दे अमृत, तो मेरे ख्याल से सबके सारे सवालों के जवाब ही हो जाएंगे। तो वो बहुत अहम कड़ी था, शायद थोड़ी तकनीकी दिक्कत की वजह से हम थोड़ी देर से उसको चला पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। पहले वो स्टोरी दिखा देते हैं और उसके बाद आते हैं आपके पास। आप भी देखिए, तनुज जी, अजीत जी, आप भी देखिए। 4 दफे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, नया पद केंद्र में कृषि कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार भोपाल आए। दिल्ली से ट्रेन चली तो वो लोगों से मेल मुलाकात करते रहे, यात्रियों ने साथ में सेल्फी ली। शिवराज ने ढेर सारे अखबार पढ़ डाले। ट्रेन जैसे ही मध्य प्रदेश पहुंची, स्वागत सत्कार ढोल नगाड़े बजने लगे। मुरैना, ग्वालियर और बीना स्टेशन पर उनके स्वागत की तैयारी थी। भोपाल रेलवे स्टेशन से प्रदेश बीजेपी कार्यालय तक 65 से अधिक जगहों पर स्वागत के लिए मंच बनाया गया। बुलडोजर से भी फूल बरसाए गए। डॉक्टर मोहन यादव सरकार में मंत्री कृष्णा गौर ने आरती उतारी। एक मंच पर मुस्लिम बहनों को प्रमुखता से जगह भी मिली, तस्वीर भी आई। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी इतने पोस्टर लगे कि एक बार अचरज हो जाए, दफ्तर किसका है। शाम को स्वागत सत्कार के साथ उनका काफिला पार्टी दफ्तर पहुंचा। यहाँ भी उम्मीद के मुताबिक लाडली बहनों ने गाना गाया। प्रदेश में बीजेपी को सत्ता और शिवराज की बतौर मामा भैया की ब्रांडिंग में बहनों यानी महिलाओं का बड़ा हाथ है। सो उनसे मिलने के उतावलेपन में शिवराज बढ़े तो सुरक्षा कर्मियों ने पूर्व मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव और कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग तक को धक्का दे दिया। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी के इस भोपाल के दफ्तर में पहले स्वागत सिर्फ शिवराज सिंह चौहान का होना था, लेकिन एक एक कर इस लिस्ट में 6 केंद्रीय मंत्रियों के नाम जुड़ते गए। हालांकि आए सिर्फ 4, फिर भी विदिशा सांसद का भोपाल में ऐसे स्वागत हुआ जैसे ये कार्यक्रम सिर्फ उनके लिए रखा गया था। अब इसे लेकर विपक्ष भी तंज करने से चूक नहीं रहा। ये शक्ति प्रदर्शन फ्रस्ट्रेशन है उसकी प्रतिक्रिया है जो वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए।
वो ये बताना चाहते हैं लोगों को कि मामा अभी जिंदा है, वो अभी प्रासंगिक है, रेलेवेंट लीडर है मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में। बाकी मंत्रियों को ये लगा कि ये तो बीजेपी का कार्यक्रम है। जब यहाँ आए तो उनको पता लगा ये तो इंडिविजुअल शिवराज सिंह का कार्यक्रम है। फग्गन सिंह कुलस्ते कई वर्षों तक राज्य मंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश में, जैसे बीडी शर्मा मंत्री नहीं बन पाए हैं। अब बीजेपी की मोनोपोली नहीं रही है, एकाधिकार नहीं रहा जो पहले था। ये पार्टी के कार्यक्रम थे जो है वो माननीय शिवराज सिंह जी के प्रति सबका सद्भावना थी। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम, आदर और सम्मान के काम रहते हैं और वो बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई धड़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में केवल एक ही है, भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा कोई नहीं है। स्वागत की इन चमचमाती तस्वीरों के साथ सुर्खियों में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का बयान भी है। निवास में उनके लिए भी स्वागत कार्यक्रम था, जहां उनके बयान में मंत्री न बनने की कसक सुनाई दी। 3 बार हो गया, मैंने इसलिए साफ मना कर दिया। मैंने कहा राज्य मंत्री हम 4थी बार बने अच्छा नहीं, कैबिनेट अगर हो सकता है तो ठीक है, इंडिपेंडेंट चार्ज हो जाए। और इसलिए मैंने कहा कि कोई ऐसा मेरे मन में कोई नहीं। मैंने बहुत मंत्री रहा, 3 बार रहा, और इसलिए मैंने साफ तौर से कह दिया। राजनीति के जानकार इन 2 तस्वीरों के मायने बीजेपी की बहुमत से दूरी में ढूंढ रहे हैं। अगर बदले हालात में 400 पार होते तो शायद जो शक्ति प्रदर्शन कल शिवराज सिंह चौहान ने किया वो नहीं कर पाते। रही फग्गन सिंह कुलस्ते की बात, तो पहली बार वो आदमी बोलने में तो दंड है ही है, लेकिन उसने पहली बार मन की बात बिल्कुल साफ कही। और सच भी है कि बेचारा इतना सीनियर, वो राज्य मंत्री ही क्यों, ये आदमी जीवन भर क्या सिर्फ आदिवासियों को शोभा की वस्तु या राष्ट्रपति भवन तक रखने के लिए रखा जाता है? क्या वो काम नहीं कर सकते? तो ये सवाल अब वो अपने मुंह से भी उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब ऊंट पहाड़ के नीचे है, 272 के संख्या तक पहुंचा नहीं है। ये असली वजह ही है। वैसे मध्य प्रदेश ने इस बार बीजेपी को पूरी 29 में से 29 लोकसभा सीटें दी हैं। पार्टी फिर भी बहुमत से दूर ही रही। चुनाव के वक्त शिवराज सिंह चौहान का एक बयान बहुत वायरल हुआ था कि मैं मर भी गया तो फिनिक्स पक्षी की तरह राख से फिर जिंदा हो जाऊंगा। वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए, लेकिन केंद्र में एक ताकतवर मंत्री जरूर बन गए हैं। भोपाल में उनके जबरदस्त स्वागत के सियासी मायने हैं। दूसरी तरफ फग्गन सिंह कुलस्ते की कसक भी बता रही है कि अब नेता सार्वजनिक मंच से भी अपनी बात कहने में नहीं हिचकिचा रहे। पहले ये जरा कम ही हो रहा था। भोपाल से अपने सहयोगी अमृतांशी जोशी और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। तो बखूबी इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि क्या कुछ चीजें सियासी गलियारे में चल रही हैं। अनुराग सर, सवाल मेरा वही है और आप सवाल भी ले सकते हैं तनुज जी, अजीत जी से, लेकिन इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? और इस खास रिपोर्ट में हमने देखा है जो कहा जा रहा है कि बीजेपी की मोनोपोली नहीं रही। अभी अजीत जी कह रहे हैं कि मोनोपोली है, तो इसे कैसे समझे, है या नहीं है? क्या कुछ चीजें चल रही हैं? देखिए, मुझे लगता है यहाँ कोई बीजेपी की तरफ से होता तो हम शायद और बेहतर तरीके से समझ पाते कि उनकी पार्टी के अंदरूनी हालात क्या हैं, पर दुर्भाग्यवश हमने उनको जब विषय बताया तो कोई आने को तैयार नहीं हुआ। बहरहाल ये उनकी अपनी मंशा है और उनकी अपनी सोच है, इस पर हम बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन जो दिख रहा है वो तो हकीकत यही है, क्योंकि हमने इतने दिनों में कभी इस तरह का कोई बड़ा सा रोड शो जिसमें अगर 6 मंत्री हैं तो ऐसा लगे कि एक मंत्री के नाते ये रोड शो हो रहा है, ऐसा देखा नहीं था। तो अपने आप में ये तस्वीरें हम लोगों को थोड़ी अचरज भरी लगी। हो सकता है जो बीजेपी को और करीब से समझते हैं या बीजेपी में जो काम करते हैं उनके लिए ये बहुत सहज तस्वीरें हों, बतौर पत्रकार हमारे लिए नहीं थी। बतौर पत्रकार हमारे लिए फग्गन सिंह कुलस्ते का खुले तौर पे ये कहना कि उनको राज्य मंत्री बनाया जा रहा था, लेकिन चूंकि वो इतने वरिष्ठ हैं और इतनी बार राज्य मंत्री रह चुके हैं तो अब वो राज्य मंत्री नहीं रहना चाहते, ये भी हमने नहीं सुना था। तो ये 2 चीज़ें हमें थोड़ी अलग तो लगी ज़रूर। और जो आपने अरुण दीक्षित जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको भी सुना कि उनको भी ऐसा लगता है कि अब हालात पहले जैसे नहीं हैं। केंद्र में जो ताकतवर जो धुरी है बीजेपी की,
वो कहीं ना कहीं अपने दम पर बहुमत न पाने की वजह से कमज़ोर हुए हैं। और ऐसे में जो क्षेत्रीय छत्रप हैं या फिर जो बड़े नेता हैं, उनको ऐसा लगता है कि अब वो अपनी बात खुले तौर पर रख सकते हैं और उनकी बात शायद पहले से ज़्यादा आज़ादी से सुनी जाएगी और उन पर कुछ होगा नहीं। संभवतः ये बात उनके मन में होगी और तभी इस तरह के बयान खुले मंच से आ रहे हैं, वो बीजेपी के नेताओं के। बिल्कुल बिल्कुल। काफी वक्त से अजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजीत जी। देखिए अमृत जी, तनुज जी से मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि इन्होंने कहा, मैं आदरणीय अनुराग जी की बात का समर्थन करता हूं। तनुज जी ने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि मोदी 1 मोदी 2, मतलब 2014 और 2019 मोदी 1 मोदी 2, और अब आज 2024 की बात की, एनडीए सरकार की बात की। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी को समझ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं, वो भी ये समझ रहे हैं कि अब ये मोदी युग नहीं रहा, पहली चीज। दूसरी चीज, तनुज जी मैं आपको बता देना चाहूंगा कि फग्गन सिंह कुलस्ते भले ही अगर चुनाव विधानसभा का हार गए और अगर नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व चाहता कि उनको मुख्यमंत्री बनाना है, जैसे उत्तराखंड में बनाया और उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य को विधानसभा हारने के बाद डिप्टी सीएम बनाया, तो वो चाहते कि आदिवासी नेतृत्व उभर के आए, तो ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। परंतु मैं देख रहा हूं, मैं भी 25 साल से लगभग राजनीति कर रहा हूं, मैं भी देख रहा हूं कि फग्गन सिंह कुलस्ते या उससे पहले भी जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक था, जो भी आदिवासी नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते चले आए, उन सबको दबा के रखा गया। ये भारतीय जनता पार्टी में लगातार अन्याय होता चला आया है। तो ये मध्य प्रदेश, जबकि आप देखिए 29 की 29 सीटें दी, विधानसभा में बहुमत दिया, आदिवासी बहुल एरिया से सबसे ज्यादा सीटें निकल के आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की अधिकतर। जब ये अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का वर्ग का वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए है, तो उनकी आवाज बुलंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उनको शीर्ष स्थान पर क्यों नहीं बिठाता, जिससे उनकी आवाज बुलंद हो सके, यहाँ की समस्याओं को उठाया जा सके। अजीत जी, मैं आपको एक बात से जरूर फिर से अजीत भाई, लेकिन एक अजीत भाई, इस जी ये चूंकि आपने बहुत दफे ये बात कही तो मैं माफी चाहता हूं। जी मैं माफी चाहता हूं, शायद मैं आपके बीच में बोल पड़ा। लेकिन ये आरोप तो कांग्रेस पर भी लगता है कि जमुना देवी हो चाहे शिव भानु सिंह सोलंकी हो, कभी उस तरह का कद, मतलब उनको उप मुख्यमंत्री जरूर बनाए रखा, लेकिन वो भी शायद मुख्यमंत्री के रेस में थे और उनको नहीं बनने दिया गया। ये आरोप तो कांग्रेस पर भी लगता है। देखिए आदरणीय अनुराग जी, इसका विश्लेषण आप कर सकते हैं, कह सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, परंतु यथासंभव आप कांतिलाल भूरिया जी को देख लीजिए। हमेशा उनको केंद्र में जाके कैबिनेट मंत्री बनाया गया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जमुना देवी जी को सीएलपी लीडर बनाया, डिप्टी सीएम बनाया, महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो दिए, शिव भानु सिंह सोलंकी जी को डिप्टी सीएम बनाया। मुख्यमंत्री कोई बने ना बने, ये अलग एक घटनाक्रम होता है, परंतु उनकी सत्ता में भागीदारी बराबर से रही है। कभी कांतिलाल भूरिया जी का ये दर्द उभर के नहीं आया। और मैं तो पूछना चाहूंगा तनुज जी से कि स्मृति ईरानी जी की क्या योग्यता है, जो वो गोवा का उदाहरण दे रहे हैं कि 6 बार का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MOS है, तो भाई स्मृति ईरानी जी की क्या योग्यता जी? इनको फर्स्ट टाइमर को आपने उठा के सीधे कैबिनेट मंत्री बनाया और HRD मिनिस्ट्री दे दी, महिला बाल विकास मंत्रालय दे दिए, कपड़ा मंत्रालय दे दिए। भाई इतनी योग्यता उनकी क्या है, उसको भी डिफाइन करिए। जी ठीक है अजीत जी, ठीक है। तनुज जी, जो अजीत जी कह रहे हैं और इसके साथ भागीदारी और इम्पैक्ट की भी बात हो रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं अमृत जी आपको बताता हूं, जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व की अगर बात हो रही है, तो इस समय देश की राष्ट्रपति भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनाव होने के पश्चात नियुक्त हुई है। और ये ध्यान रखना होगा कि वो आदिवासी महिला चेहरा है। तो देखिए, शीर्ष नेतृत्व इस आदिवासी महिलाओं को दिया, ऐसा नहीं कि आदिवासियों की शीर्ष नेतृत्व नहीं दिया। इससे शीर्ष राष्ट्रपति से शीर्ष और कोई नेतृत्व इस समय भारत में नहीं है। तो निश्चित रूप से ये बात का मैं पूर्ण खंडन करता हूं। हर तरीके से पार्टी जो है, अगर इस तरीके से सोचती है और नेतृत्व देती है, हाँ, ये बात भी मैं एक चीज देखी है हमने कि जहां कुलस्ते जी की बात करते हैं, तो वो 7 बार के सांसद है। 11वीं लोकसभा से लगा करके लगातार 17वीं लोकसभा 14वीं लोकसभा तक 11, 12, 13, 14 में रहे। फिर 16, 17वां और 18वीं लोकसभा में भी वो सांसद बने हैं। तो निश्चित रूप से देखिए 7 टर्म के सांसद हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर आज दिन तक कभी भी इस तरह की कोई भी अंतर्कलह कभी देखने को नहीं मिली है।
ना ही किसी भी मंत्री के द्वारा कभी कोई पोर्टफोलियो की डिमांड कभी करी गई है पहले भी। क्योंकि हमने हमेशा यही देखा कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेता है वो सहर्ष बतौर कार्यकर्ता, जिस तरीके से जो लोग केंद्रीय मंत्री थे, जैसे प्रहलाद सिंह जी पटेल है जो पहले केंद्रीय नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं मोदी सरकार में, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का मंत्री पद प्रदेश स्तर पे भी स्वीकार करा। तो मैंने यही देखा है अभी तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी खुद से कोई पदों की मांग नहीं रखते हैं, और ना ही कभी इस तरीके से कोई डिमांड हमने कभी सुनने को ओपनली मिली है। लेकिन यहां पर तो डिमांड जैसी बात भी आ रही है कि उन्होंने कहा था कि वे नहीं बनना चाहते, या तो केंद्र में बढ़िया जगह दे या फिर ना दे, तो डिमांड करने के बाद भी कुछ फायदा नहीं हुआ। अमृत जी, क्या होता है, देखिए, जहां तक आप भी जानकारी से अवगत है और मैं भी जहां तक की जानकारियों से अवगत हूं, जिस किसी को भी केंद्रीय मंत्री बनाया जाता है उन्हें सिर्फ एक फोन किया जाता है शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कि आपको शपथ वाले दिन इस समय स्थिति को आना है, जो अभी तक हमको पता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो चर्चा है ये तो बीजेपी की बहुत ही शीर्ष नेतृत्व का काम है, और मुझे नहीं लगता उसमें किसी की ओपिनियन को तो कहीं ना कहीं ऐसा जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मोनोपोली है, ऐसा लग रहा है कि वो चीजें हैं। ठीक है, अजीत जी से कमेंट ले लेते हैं प्लीज, वक्त कम है। अजीत जी, देखिए अमृत जी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में ऐसी व्यवस्था है, संविधान में व्यवस्था है, संविधान प्रमुख महामहिम राष्ट्रपति होते हैं, दोनों संसदों का सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित है जी। परंतु आप देखेंगे नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है तो राष्ट्रपति जी को वहां एंट्री नहीं है, मोदी जी कर रहे हैं। तो ये तो राष्ट्रपति और तो आप कहीं ना कहीं एक मोनोपोली का जिक्र कर रहे हैं। ये बताइए आप। माफी चाहूंगा लेकिन वक्त कम है। अजीत जी, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बातें रखी, और जाहिर सी बात है कि सियासी तौर पर इसे महज शुरुआत के तौर पर ही देखा जा रहा है, अभी आगे बहुत कुछ देखना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तनुज दीक्षित जी आपका, अजीत सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अनुराग द्वारी हमारे रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन टीम मोदी से क्यों अलग रह गए फग्गन सिंह कुलस्ते, सियासी गलियारे में इसे महज शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है, अभी बहुत कुछ चीजें होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।